हेलो, तो मेरा नाम उस्मान है और ये मेरे साथ आज उसामा मौजूद है। उसामा मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है और इसको हम दरअसल एक प्रोजेक्ट करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का। उसमें ये है कि हम ये प्रोग्रामिंग की फील्ड से बिल्कुल अलग है, तो इसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारा जो मकसद है, जो प्रोजेक्ट है, वो ये है कि इसको हमने प्रोग्रामिंग सिखानी है और वही इस तरह सिखानी है कि जिस तरह इसको कुछ भी नहीं पता, और इसको कुछ भी नहीं पता, इसका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है, तो इसको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में। और ये सारा प्रोसेस हम डॉक्यूमेंट करेंगे और आप इस प्रोसेस को देखेंगे। और जो सीखना चाहता है प्रोग्रामिंग और जिसने कोई भी डिग्री नहीं की या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या सीएस की कोई भी डिग्री नहीं की, तो वो उसके लिए बड़ा आसान होगा इस प्रोसेस को फॉलो करना। तो हमारे साथ बने रहें और उसामा को हम सिखाएंगे जितना हमें हो सकता होगा। मैं अपने बारे में बताता चलूँ, मैं पिछले 5-6 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर। दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बड़े से लेके छोटा हर किस्म का। और उसामा ने मुझे चूज़ किया एज अ टीचर। अच्छा भाई उसामा भाई, अब हम चलेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा ये कि आपने जाना सिंपल स्टेप्स। विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस होगा ना, वो यही होगा कि हम चलेंगे सबसे पहले HTML से, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे CSS की तरफ और फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। पहले सिर्फ HTML को कवर करेंगे और उस जो वेब का बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना, उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। हाँ, ये तीनों लैंग्वेजेस ही हैं। HTML जो होगी उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और CSS जो होगी वो उस जो HTML होगा उसको स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो होगी वो समझ लें उसके अंदर जान डालने के लिए होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने बटन लगाया कोई या कोई ऐसी चीज़, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बटन लगा, अच्छा, ये डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये एक जावास्क्रिप्ट इस क्लिक को हैंडल करेगी, ठीक है। और फिर जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी हमने विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे गई, आपने देखा विजुअल स्टूडियो कोड लिखा गूगल पे, सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास क्योंकि विंडो PC इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने कहना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, जी बताओ। नहीं, ठीक है, ये मैक के लिए भी हो जाती है। हाँ, ये मैक के लिए भी हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अदर प्लेटफॉर्म्स हैं ये वो, तो आप इसको मैक के लिए भी कर सकते हो। मैक OS, लिनक्स वगैरह जो भी। ये थोड़ा सा लाइट वेट है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको आज हमारा मकसद यही होगा कि इसको हम सेटअप करें, ठीक है। सेटअप करने के बाद हम इसको सेटअप करें और इसके अंदर थोड़ी जो चीज़ें हैं वो जिस तरह थोड़ी सी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करें और थोड़ा सा आज कोड करें, ठीक है। ये पहला स्टेप होगा हमारा। अच्छा, इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास, जब इसको डाउनलोड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा इसका सेटअप होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन जो हमने जिस चीज़ का नोट रखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता रहता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपकी फ़ाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सर्च का आइकन है, ये आपने कोई भी आपका कहीं भी कोड पड़ा है, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपका सर्च होगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें अभी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये छोड़ दें इसको। फिर ये एक एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड, वो मशहूर भी इसी वजह से है कि उसके अंदर ना एक्सटेंशंस बड़ी ज़्यादा इंस्टॉल हो सकती हैं और वो बड़ा मतलब लाइट वेट है और काफ़ी हद तक चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो सकती हैं और एक्सटेंशन वगैरह कर सकते हो, तो वो इसका बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये फिर सेटिंग्स है, ये वो आम चीज़ें हैं। इसके अंदर थीम शिम डार्क करना है, अपने प्रोफाइल्स डार्क थीम करना है, कस्टम करना है, कुछ भी, ये सारा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी आपने ना फ़ोल्डर चूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें जाता हूँ, मैं कहता हूँ किसी भी के अंदर मैं गया हूँ, इसके अंदर D ड्राइव के अंदर गया हूँ और D ड्राइव के अंदर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोल्डर बना लिया, या मैं इसमें गया हूँ और मैं वर्क के अंदर गया हूँ, पर्सनल में गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है।
उसका नाम मैं रख देता हूँ उसामा लर्निंग उसामा लर्निंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, हम यहाँ पे कहेंगे फाइल में जाएंगे, हम कहेंगे ओपन फोल्डर में जाएंगे, और उसके बाद हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पहले इसमें गए, वर्क में गए, पर्सनल में गए, और उसके बाद उसामा लर्न में गए, और ये फ़ोल्डर खुल गया। ठीक है, सिलेक्ट फ़ोल्डर किया, हमारा फ़ोल्डर खुल गया। ये अब एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा हर उसका, इसको आपने ट्रस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास इस सारे सेक्शन में आ रही होंगी नज़र जितनी भी वो हैं फाइल्स वगैरह। ठीक है, वो सारी फाइल्स नज़र आ रही होंगी, और इस वाले सारे सेक्शन में आपको अपना कोड वगैरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, कोई भी जो फ़ाइल होगी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, जिस तरह हम किसी भी, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह ये वाला पेज खुला है, या हम गए हैं facebook.com पे, facebook.com पे चले गए हैं, या फिर इस facebook.com पे, अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखें ना, तो ये जो वेब पेज खुला है, ये वेब पेज, इसमें सबसे जो पहली फ़ाइल, इसमें इस facebook.com में बहुत सारी फाइल्स होंगी, लेकिन जो सबसे पहली फ़ाइल होगी ना, वो index.html की खुलेगी। ठीक है, जो सर्वर होगा ना, वो सबसे पहले यही कहेगा कि इतनी ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपने वो कौन सी फ़ाइल खोलनी है, वो सबसे पहले index.html को खोलेगा, अगर कोई और फाइल उसको नज़र नहीं आ रही होगी इस तरह की। तो हमारा समझ लें, ये जो सारा पैनल होगा ना, ये वाला ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी होंगी, और ये जब अपलोड करेंगे हम कहीं पे भी, ठीक, किसी सर्वर पे या किसी भी होस्टिंग पे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले जो फ़ाइल खोलेगा वो index.html खोलेगा। तो हमने जो फ़ाइल सबसे पहले बनानी भी है वो index.html की है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम कहेंगे index.html। ठीक है, और ये हमारी फ़ाइल बन जाएगी index.html। अब इस फ़ाइल को पहले तो हम खोलना सीखते हैं। इसको खोलना कैसे है, इसको खोलने का तरीका बिल्कुल आसान है। हम गए इसमें, और यहाँ पे जहाँ पे हमने वो बनाया था, सी में, वर्क में, पर्सनल में गए, और उसामा लर्न में गए, और ये इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है। ये जो भी ब्राउज़र होगा, मतलब गूगल क्रोम होता है अगर फॉर एग्जांपल, या मोज़िला होता है, या कोई भी ब्राउज़र होता है, वो जो है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी फ़ाइल। ठीक है, ये इसका पाथ होगा अभी के लिए, और ये खाली पेज है, इस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जी जी, सही हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हमने index.html क्रोम पे जाके खोला है, ये क्रोम पे कैसे ओपन होगा? क्रोम पे इस तरह हुआ है कि पहले कोई लिंक किया हुआ है आपने? नहीं, क्रोम पे इस तरह हुआ है कि मैंने अपना जो सेटिंग रखी हुई डिफ़ॉल्ट की, कि जो भी index.html की फ़ाइल होगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह ये देखो, यहाँ पे जो इसकी एक्सटेंशन है ना, इसकी एक्सटेंशन है, अगर हम इसको रीनेम करें, अगर हम इसको ऐसे करके रीनेम करें, तो आपके पास किसी भी फाइल टाइप के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया इंडेक्स का, ये उसका नाम हो गया, जो भी आपने नाम रखना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन होगी डॉट के साथ HTML। ठीक है, तो ये जो HTML है ना, ये इसको विंडोज़ को बताएगा, या जो भी आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो उसको बताएगा कि .html की फ़ाइल जो है ये ब्राउज़र की फ़ाइल है, ब्राउज़र की। ठीक है, और ये ब्राउज़र ही खोलेगा। ब्राउज़र कोई भी हो, मोज़िला हो, ओपरा हो, क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र भी हो, वो जो ब्राउज़र है वो .html की फ़ाइल खोलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे .txt कर देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, txt करोगे तो चेंज हो जाएगा सारा। अब यहाँ पे आप नहीं खोल सकते इसको। अब उसने उसको उसमें दे दिया विंडोज़ का जो अपना है एडिटर है, नमपैड है और नोटपैड है, उसमें दे दिया। ठीक है, तो इसको फिर ये वाला चाहिए। अब आप इसको हम रीनेम कर देते हैं दोबारा से, index.html कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा इधर जाएंगे तो हमारे पास ये है वो गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ। ठीक है, हमने डबल क्लिक किया इसके ऊपर तो हमें ये पेज खुल गया। ये सादा पेज है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो कोड का एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक्सटेंशंस होती हैं।
ठीक है। एक्सटेंशंस का मतलब ये है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह गूगल क्रोम में हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एक्सटेंशन का काम ये होता है कि वो उस सॉफ्टवेयर की जो ताकत है उसको ज़्यादा कर देता है, ठीक है। और इसमें ये सारी की सारी एक्सटेंशन अगर आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे। जैसे ये बहुत सारी एक्सटेंशन आपके किसी काम अभी तक किसी काम के नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनका काम होगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हमारे जो इस विजुअल स्टूडियो कोड है ना, उसकी कैपेबिलिटी को, इसकी ताकत को और ज़्यादा कर देती है, ठीक हो गया। अब उसकी ताकत को जब ज़्यादा कर देती है तो उसके अंदर हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जब इसको डाउनलोड आप करोगे ना उसके वेबसाइट से, तो आपके अंदर आपके पास एक एक्सटेंशन मिलेगी ही मिलेगी, वो इसके अंदर बिल्ट इन होती है, ठीक है। उसका नाम है एमेट, ठीक है। एमेट का मतलब ये है कि आप कोई भी कोड लिख रहे हो, कोई भी कोड की लाइन लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा लिख रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपका जो कोड होता है ये एमेट जो है ये आपको सजेशन देता है कि ये कोड अगर आप लिख रहे हो तो इस हो सकता है आपका ये मतलब हो। जिस तरह मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ तो देखो आपको ये हमारे जो डायल पैड वगैरह होते हैं या जिस तरह WhatsApp के वो जो कीपैड्स होते हैं उसके अंदर सजेशन आ जाता है, ये उस तरह का कोई, ये उस तरह का टूल है। ये आपको सजेशन देगा कि आप ये लिखना चाह रहे हो सकता है आप ये लिखना चाह रहे हो। अब ये देखो मैंने डी लिखा तो मुझे इसने नीचे बहुत सारी चीज़ें दी, उस पर लिखा हुआ है एमेट एब्रीविएशन, तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी। उसने कहा कि हो सकता है आप ये डी से ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अब हो सकता है इनमें से कोई एक लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसकी कुछ शॉर्टकट्स हैं, उनमें से एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा जो हम अभी हमारे काम की है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाने के बाद आप दबाओगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आपको तीन चीज़ें देगा। नीचे वाली चीज़ आप छोड़ दो, सबसे ऊपर वाली चीज़ आपको दे रहा है एमेट एब्रीविएशन एक में। अब आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर इस तरह मिला है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तमाम HTML फाइल्स में चलेगा, ठीक है। जितनी भी HTML फाइल्स होंगी, वो चाहे कोई भी HTML फाइल है, कैसी भी, उसका नाम इंडेक्स है, उसका नाम कुछ भी है, जो भी HTML फाइल है वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करेगी, ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आएगा तो HTML फाइल चलेगी, ठीक है, वरना नहीं चलेगी। वरना ब्राउज़र को सही से पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी फ़ाइल इसको किस तरीके से पढ़ना, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहली लाइन, अच्छा अब मैं इसको वापस उधर जाता हूँ जो इधर है, जो वेब पेज हमने खोला हुआ था, ठीक है। अभी आप ऊपर गौर करना कि ये जो index.html लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये चेंज होगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, हमने क्योंकि चेंजेस किए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, index.html डॉक्यूमेंट में तब्दील हो गया। उसकी वजह ये है कि हमने ये इसको एक स्ट्रक्चर दिया और उसको हमने टाइटल दिया डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है उसको जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट। अब आप कोई भी वेबसाइट खोलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये जो हमने जिससे भी या हम फेसबुक खोलते हैं, आपको सही समझ आएगी। हम फेसबुक खोलते हैं, हम कहते हैं इसके हम इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं। इंस्पेक्ट टूल का मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो सिर्फ देखनी है। अगर हम फेसबुक में भी जाएँ तो उन्होंने भी सबसे पहले जो चीज़ शुरू की है HTML, ठीक है, जो हमने किया, जिस तरह सेम चीज़ हमने भी किया, हमने भी HTML से शुरू किया और हमने लैंग्वेज रखी है इंग्लिश। उन्होंने भी सेम चीज़ शुरू की है HTML और ये सारा कुछ, ठीक है। फिर उसने इस टाइटल के अंदर दिया हुआ है आपको फेसबुक, और वही टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, फेसबुक लॉगिन और साइन अप, ठीक है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी वो टाइटल देती हैं। और अगर एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, अगर आप गूगल पे जाओगे, कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे अपना नाम ही सर्च करोगे अगर, तो ये जो जितने भी ऊपर ब्लू में नज़र आ रहा है आपको, ये सारे टाइटल्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको टाइटल नज़र आ रहे होंगे। अच्छा अब हम इसको बंद कर देते हैं, दोबारा आ जाते हैं। तो अच्छा पहली लाइन से हम शुरू करते हैं। पहली लाइन है डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा,
ठीक है। ब्राउज़र क्या करता है, जिस तरह हमारा ब्राउज़र गूगल क्रोम है, हमारे ब्राउज़र ने इसको रीड किया, हमने जब इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे ब्राउज़र ने जब इसको रीड करना शुरू किया तो लाइन बाय लाइन रीड किया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो उसने जब पहली लाइन रीड की है, उसने पहली लाइन ये थी हमारे पास, उसने ये जब रीड की है तो उसने देखा कि मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, इसको फिर हम बंद कर देते हैं, ये ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। उसने लाइन बाय लाइन उसको रीड करना शुरू किया। अब हुआ ऐसे है कि जब उसने पहली लाइन रीड की डॉक टाइप HTML, तो उस ब्राउज़र को ये पता चला, जो भी ब्राउज़र है आपका, उसको ये पता चला है कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है, और उसने देख लिया कि अच्छा आपकी डॉक्यूमेंट की टाइप HTML, ठीक है। फिर उसने अगली लाइन रीड की, उसने कहा कि अच्छा HTML तो है डॉक्यूमेंट की टाइप, अब मुझे बताओ ये डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है, ठीक है। तो हमने अगली लाइन लिख दी कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ये है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हम यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं, हम स्पेनिश लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। हम यहाँ पे उर्दू भी लिख सकते हैं, EN स्टैंड फॉर इंग्लिश, ठीक है। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये इस लैंग्वेज में। ये मदद करता है जब हम दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, जब हमने फॉर एग्जांपल अब कभी आपने देखा हो कि हम इंग्लिश में है हमारी, तो कभी देखा हो कि कोई स्पेनिश वेबसाइट आ रही है हमारी, उस पर सर्च पे कभी नहीं आती, वो यही वजह नहीं आती क्योंकि वो उन्होंने कैटेगरी किया होता है कि ये चीज़ इधर रहेगी और वो चीज़ उधर रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं हेड की तरफ। हेड का मतलब ये होता है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है इस हेड के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं सबसे पहले, वो ये है कि इस सारी चीज़ों से पहले एक चीज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है। HTML के अंदर, HTML को कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो उस मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपका जितना भी जो भी कुछ लिखोगे ना आप, वो उसके टैग्स होंगे, ठीक है। अब टैग्स किस तरह होंगे, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, जैसे आप अपना नाम ही लिख रहे हो, ठीक है, वो एक टैग के अंदर लिखा जाएगा जिसमें स्टार्टिंग में ये वाली ब्रेसेस होंगी, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन होगा, और फिर उसके बाद आप कोई भी जो टैग लिखना है, जिस तरह उसामा लिखना है, ठीक है, वो टैग लिखोगे और फिर उसको बंद कर दोगे, ठीक है। ये टैग्स हैं। अब देखो जैसे आपने उसे बंद किया तो उसने सेम टैग वैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो स्लैश एक आ गया। हाँ, ये स्लैश का मतलब ये है कि अब उसमें उसको ब्राउज़र को ये बताना है कि उसामा का टैग शुरू यहाँ से हो रहा है, जी, और वो ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। स्लैश का मतलब ये है कि ख़त्म हो रहा है ये टैग, ठीक है। अगर आपको कोई टैग ऐसा नज़र आ जाए जो स्लैश के साथ है, इसका मतलब आपने ये समझ जाना है कि ये टैग कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर तो ये शुरू नहीं हो रहा तो ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और अगर ये बंद भी नहीं हो रहा, अगर ऐसे है, तब भी ये गलत है, सही है। तो हर टैग शुरू होगा और हर टैग बंद होगा, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग उसकी होगी। हाँ, हर टैग शुरू उसकी स्टार्टिंग होगी, उसकी एंडिंग होगी, उसके अंदर आप जो मर्जी लिखो, जी, ठीक है। अभी ये उसामा जो हमने लिखा है, ये ब्राउज़र उसको समझेगा नहीं क्योंकि उसकी डिक्शनरी में उसामा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम दोबारा वापस ऊपर जा देते हैं। तो अब ये क्या, कौन सा टैग है, हेड का टैग शुरू हुआ, ठीक है, हेड का टैग शुरू हुआ। उस हेड के टैग में हमने उसको बताया है, हेड का टैग का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें होंगी कि ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगी, इस वाइट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगी, यूज़र को नज़र, मतलब जो भी इस्तेमाल कर रहा होगा वेबसाइट, उसको नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये किसको नज़र आ रही होंगी, जो ब्राउज़र है उसको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन है कि इस जो HTML पेज आप जो लिख रहे हो, जो आपने लिखा है, इस पेज को किस तरह रीड करना है, ठीक है। उसी की एक मिसाल है ये मेटा का टैग, ठीक है। मेटा का टैग है, इसमें 4 सेट लिखा हुआ है UTF-8। इसमें ज़्यादा डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं लेके जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। सिर्फ थोड़ा बताना है, वो ये है कि हर कैरेक्टर जो है वो इनकोड होता है। मतलब अभी कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा है कि अब मैंने लिखा है यहाँ पे H दबाया, अगर मैंने यहाँ पे कीबोर्ड पे अगर H दबाया या N दबाया, तो ये H और N इनकोड हुआ है और फिर जाके वहाँ पे डीकोड होके उसने उसको वहाँ पे इस तरह डिस्प्ले करवाया, ठीक है। हर चीज़ उस इनकोड होगी और डीकोड होगी। और UTF-8 का मतलब ये है कि ये जो बॉडी, ये जो आप लिखोगे अभी HTML सारी लिखोगे, ये इनकोड कैसे होगी और इसको डीकोड किस फॉर्मेट पे करना है,
ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि वेब पेजेस पे इमोजीज आ जाते हैं, मतलब इमोजी डालना है, फॉर एग्जांपल इस तरह का इमोजी डालना है आपने, ये इमोजी डालना है आपने, ठीक है। लेकिन आपका इमोजी जो है वो ये जो आपका ब्राउज़र है रीड नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी इनकोडिंग ठीक तरीके से ना हो रही हो, ठीक है। तो ये UTF-8 इसकी इनकोडिंग को इसके इनकोड करने को इसको मदद करता है, ठीक हो गया। ये एक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है ये व्यू पॉइंट। ये एक बड़ा सा टैग है मेटा का, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है, अच्छा ये जो हमने जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल उसामा लगाया था, उसामा, ठीक है, उसामा लगाया था, उसमें हमने कहा था कि ये हमारा एक टैग है। अब इसके अंदर जो भी हम चीज़ें लिखेंगे ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं या डेटा लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये हमारा उसामा जो होगा वो हमारा टैग हो गया, ठीक है। और ये जो नेम और डेटा जो भी हम लिखेंगे वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, इस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसको हम रेस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो अब जो अगला टैग उसने लगाया मेटा का, उसके अंदर नेम लगाया, कंटेंट लगाया। ये जो नेम है ये इस मेटा के टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, व्यू पोर्ट और कंटेंट जो है वो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये करता ये है कि आपको पता है आजकल वैसे भी सारा मोबाइल पे होता है, मतलब जितनी वेबसाइट्स हम खोलते हैं आमतौर पे सारी मोबाइल पे खोलते हैं। तो इस टैग का मकसद ये है कि वो ये वेबसाइट को ये बताता है, जो भी ब्राउज़र है इस्तेमाल कर रहा है उसको ये बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये कंपैटिबल है इस डिवाइस के लिए, ठीक है। अगर वो वेबसाइट का जो विड्थ है वो छोटी होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका ये जो है, आप इसको इस तरह रखो, अगर इंस्पेक्ट पे जाओ, आप कहते हो कि अगर आपकी वेबसाइट इस तरह छोटी बड़ी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो जो व्यू पोर्ट का जो हमने टैग लगाया है, जो ये टैग लगाया है, वो उस हिसाब से जो अंदर का जो कंटेंट होगा वो उसको छोटा बड़ा करेगा, ठीक है। और वो छोटा बड़ा जब करेगा तो जो अंदर का जो कंटेंट होगा वो छोटा बड़ा होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इमेज है जो बहुत बड़ी है तो ये व्यू पोर्ट का टैग ऐसा करेगा कि उसको छोटा बड़ा करेगा। ये कभी कभार ठीक नहीं भी चलता होता, लेकिन कभी कभार चल जाता है, ठीक है। ये इसमें इन दो टैग में अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन ये आहिस्ते से जाके इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने टैग आपको बता दिया, टाइटल का टैग, ठीक है। ये टाइटल का टैग क्या करता है, आपका जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर आपका शो होगा। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। फिर हम ये जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट का ये जो टाइटल का टैग है वो शो होगा। इधर आप कुछ भी लिख सकते हो तो आपका वो वैसे शो होगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं मेन टैग पर, ठीक है। अब देखो, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये HTML यहाँ से शुरू हुआ था, टैग था, जी जी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए, और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, बिल्कुल आखिर में, ठीक है। हेड यहाँ से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बॉडी यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हम इस हेड और बॉडी को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब जो हमारा मेन काम है, जिसमें जो भी वेबसाइट उठा के देख लो, आप जो मर्ज़ी वेबसाइट उठा के देख लो, वो सारी की सारी वेबसाइट इसी स्ट्रक्चर पे बनी होगी। ये समझ लो एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर वेबसाइट के ऊपर चलेगा, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होगी वो इस पे ही बनी होगी। किसी भी वेबसाइट को अगर आप उठा के देख लोगे, उसका कोड उठा के देख लोगे, कुछ भी उठा के देख लोगे, उसमें ये चीज़ें लिखी ही होंगी, ये चीज़ें लाजमन लिखी होंगी, ठीक है। अब और उसमें जो मेन अब जो काम जहाँ से शुरू होगा, जिसमें हम समझ लें कि यूज़र को जो अभी तो हमारे पास जो स्क्रीन आ रही है वो हमारे पास ये वाइट स्क्रीन आ रही है, ठीक है, यूज़र को विजिबल नहीं है, तो विजिबल, तो ये जो यूज़र को विजिबल चीज़ जो होगी वो होगी जो चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो विजिबल होगी, ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमने लिखा है उस्मान, लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने यहाँ पे गए हैं, हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे उस्मान लिखा आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज़, हमने यहाँ पे उस्मान लिखा है, ये इस बॉडी के टैग के अंदर है,
लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज़ इस बॉडी के टैग के अंदर हमने और दूसरे टैग्स लगाने हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। अब मैं थोड़े थोड़े टैग्स थोड़े थोड़े टैग्स बताता हूँ आपको, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है, हर वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ होता है। आप क्या करोगे, आप उसके लिए आपके पास टैग है पी का टैग, ठीक है। पी के टैग में आपने लिखा उसामा इज़ अ ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक पैराग्राफ है। अब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपको नज़र आएगा उसामा इज़ ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा काम करते हैं, एक हम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, वो एक्सटेंशन आपको बहुत फ़ायदा देगी। एक्सटेंशन का नाम है, अब ऐसा करोगे, इधर जाओगे एक्सटेंशंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्वर, ये एक्सटेंशन होगी, ठीक है। अब इसको क्लिक करोगे, ये वाला उसका आइकन होगा और ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अभी मैंने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन अगर आपने नहीं की होगी तो आप में आ रहा होगा इंस्टॉल का बटन, ठीक है। आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसको तो यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा गो लाइव का, ठीक है। अब इसको क्लिक करोगे तो ये लिखा आ जाएगा स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग होगा, थोड़ी देर बाद आपको नज़र आ जाएगा ये पेज खुलेगा। अब इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये होगा कि अभी हम बार बार क्या कर रहे थे, अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसको वापस उधर ले आते हैं और अब आप कंट्रोल बी दबाओगे ना तो ये जो पैनल है ये ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल बी से ऑन होगा, कंट्रोल बी से ख़त्म हो जाएगा, बी कंट्रोल बी से ये पैनल जो है वो शो होगा, ये वाला साइड वाला, और कंट्रोल बी से ही ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस एक्सटेंशन का फ़ायदा मैं आपको ये बता रहा था कि वो ये है कि ये एक्सटेंशन ये करेगी कि हम जैसे हम कोई भी चेंज कर रहे थे तो हम इसको सेव करते थे, फिर हम यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते थे। एक्सटेंशन ये करेगी कि हम कुछ भी यहाँ पे सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उस पेज को रिफ़्रेश करेगी, ठीक है। तो उसने ख़त्म कर दिया, देखा। अब मैंने इसको अगर कुछ और लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, इसके अंदर कुछ और एडिशन करता हूँ या कुछ भी और ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऐड, हमें वो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया बात। ये इसका एक फ़ायदा। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा सबसे पहला टैग पी टैग, ठीक है। अगला टैग हमारा ये है H1 टैग, ठीक है। अच्छा, ये जो टैग्स हैं 6 टैग्स हैं ये टोटल, H1 से लेके H6 तक ये 6 टैग्स हैं। अब इन 6 के 6 टैग्स को हम देखेंगे। आपने तो अब एक शॉर्टकट कमांड बताने लगा हूँ आपको, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की आप दबाओगे तो सेम जो लाइन, जिस लाइन पे आपका ये कर्सर होगा वो लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की, ठीक है। हम इसको अब 6 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 दफ़ा हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको लाइन कर देते हैं 1, अगले को हम कह देते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। और अच्छा, अब हम गलती क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ गलती क्या कर रहे हैं। गलती हमारी जो क्लोज़ हो रही है, ये टैग क्लोज़ हो रहा है वो सेम नहीं है। हाँ, वो सेम नहीं है, हमें वो सेम क्लोज़ करना है। अब उसको सेम करो। सेम करने के लिए तो हमें उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, H1 H2 में चेंजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, करो चेंज। ये मेरा कर्सर नहीं क्लिक करो ज़रा। मैं ये चल नहीं रहा ना। क्लिक, हाँ क्लिक करो, हाँ ठीक है। ठीक है, अब मुझे इसको मैं H2 कर देता हूँ और ये 2 हो गया H2। एक मिनट रुको, आई थिंक कीबोर्ड इज़ नॉट कनेक्टेड। चलो रुको, मैं करता हूँ, रुक जाओ। कीबोर्ड लगता है आपको चल नहीं रहा, 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट रुको ज़रा, कीबोर्ड देख लेंगे, नहीं चल रहा। चलो हम कर लेते हैं। H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया और H6 हो गया, ठीक है। फिर हम इसको सेव करें। अब हमारा टैग जो है बिल्कुल सही है, सही है। अब हमने देखना है कि इन सारे टैग्स में फ़र्क है। H का मतलब है हेडिंग, इसका मतलब है हेडिंग 1, हेडिंग 2,
हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें फ़र्क क्या। तो हम लिखेंगे हेडिंग 1 में हेलो, हेलो लिखेंगे, फिर हम इसी को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, शिफ्ट ऑल्ट नहीं करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट होगा कि अगर हम, हाँ, तो कंट्रोल V करेंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। अब देखो क्या हुआ, सबसे जो पहला था वो H1 था, तो बड़ा, सबसे बड़ा टैग हुआ, फिर उससे छोटा था, छोटा रहा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे सबसे छोटा हुआ। तो ये हेडिंग्स की वो हैं, हेडिंग्स के फॉन्ट्स हैं कि जो H1 है वो सबसे बड़ा रहेगा और फिर उससे छोटे 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 रहने चाहिए और ये 6 तक चलेंगे, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। फिर आपके पास फिर उसके बाद आपका जो पैराग्राफ है, अच्छा ये देखा होगा आपने कि जो चीज़ पहले लिखोगे वो पहले ही शो होगी और जो चीज़ बाद में लिखोगे वो बाद में शो होगी। फिर ये देखा होगा कि जब टैग ख़त्म हो रहा है तो ये नहीं हो रहा कि उसके टैग के आगे ही वो लिखा आ रहा है, हेलो के आगे ही हेलो लिखा आ रहा है, अगली लाइन पे आ गया, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी कर देंगे और सेव करेंगे तब भी नहीं लिखा आएगा, उसके सामने कभी नहीं लिखा आएगा, उसके नीचे ही लिखा आएगा, ठीक है। कुछ टैग्स ऐसे होंगे लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ टैग ऐसे होंगे लेकिन अभी ये जो टैग्स हैं वो सारे नीचे ही नीचे जाते हैं। तो अगर मैं H3 डायरेक्ट हेडिंग डालूँ, वो फॉन्ट साइज़ डालूँ और हेलो लिख दूँ तो वो मुझे थर्ड लाइन पे जाके शो होगा या सबसे अबव ही शो होगा? अगर H1 क्या करोगे? अगर मैं H3 है, हाँ, उसके अंदर ये हेलो लिखता हूँ, हाँ, और फिर उसको मैं सेव करता हूँ, तो जो मेरा H3 की जो लाइन है वो थर्ड ही बनेगी या वो फर्स्ट बनेगी? क्योंकि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, H1 और H2 नहीं लिखा, H1 H2 नहीं लिखा, नहीं लिखा, हमने इसको कर दिया जी डिलीट, ख़त्म कर दिया जी। इसको हमने सेव किया, पहली बनेगी, ठीक है, वो पहली पे चला जाएगा, पहली पे चला जाएगा क्योंकि हम शुरू ही वहीं से कर रहे हैं। सही है, सही है, सही हो गया। अच्छा, अब ये हमारे टैग्स हैं। अब ये तो हमारे बेसिक्स टैग्स हो गए, बेसिक टैग हो गए, H1 हो गया, P हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम एक चीट शीट खोलते हैं, चीट शीट दिखाता हूँ। उसमें ये है कि उसमें जितने भी टैग्स होंगे ना, और उनका क्या क्या मकसद होगा, वो सारे के सारे टैग्स लिखे होंगे उस चीट शीट पे, ठीक है। वो ऐसे आएगी, आपने लिखना है, W3 स्कूल्स की है, सबसे अच्छी है, ऑल HTML टैग्स। अब यहाँ पे करोगे आपको मिल जाएंगे सारे HTML के टैग्स, ठीक है। ये देखो, ये सब सारे के सारे HTML टैग्स हैं जो कोई भी ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें आपको सारे HTML टैग्स मिल जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हैं। हम इन सारों को, ये देखो यहाँ पे उसने H1 से H6 तक दिखाया हुआ, ठीक है। इसके साथ, इन टैग्स के साथ उनकी डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी। लेकिन हम जो टैग्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसमें बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो शायद कभी इस्तेमाल भी ना आप करो, तो कुछ टैग्स जो इस्तेमाल होते हैं सिर्फ हम उनके ऊपर ही जाएंगे ना, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई टैग उठाएं, ये टैग उठाते हैं, ये टैग, इस टैग को देखते हैं। मेन टैग्स में आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। UL का टैग, ठीक है। UL का टैग में क्या होता है, UL के टैग में ऐसे होता है कि आपने UL का टैग लगाया और इसको नीचे कर दिया, आप कुछ लिखोगे तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हम पहले लिख रहे हैं वो बिल्कुल शुरू में आ रही हैं। ये जो हमने UL का लिखा है ये थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। अब ये आगे इस वजह से गया, UL का मतलब ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसमें ऐसे होता है कि ये एक लिस्ट बनाता है जिस तरह बुलेट पॉइंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है। तो कैसे होता है कि हम करते हैं, और इसका जो अगला टैग होता है UL के टैग के साथ हमेशा एक और टैग लगता है जो उसके अंदर लगता है, वो होता है LI का टैग, वो होता है लिस्ट का टैग, ठीक है। इसको हम उठा के यहाँ पे अगर लिखेंगे
तो वो बुलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसने बुलेट बना दिए, सही हो गया। अब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दोबारा करोगे तो आप कुछ और लिखोगे, आपकी अगली बुलेट पॉइंट बन जाएगी, ठीक है। और इस तरह बुलेट पॉइंट यूएल के टैग के साथ हमेशा एलआई का टैग, एलआई का टैग बुलेट्स के लिए, हाँ बुलेट्स के लिए होगा। तो एलआई का टैग का मतलब कि आपकी ये पहली बुलेट है, अगले टैग का मतलब कि अगली बुलेट है, ठीक हो गया। ये एक टैग हो गया। अब हम अगले किसी और, अच्छा इसके साथ ही एक और टैग होता है, उसको कहते हैं ओएल का टैग। वो होता है ऑर्डर्ड, ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से यू हटा के ओ लगा देंगे, ठीक है। अब यू अगर हमने यहाँ पे ओ लगाया तो हम जब टैग जहाँ पे क्लोज़ हो रहा होगा वहाँ पे भी ओ लगाएंगे, ठीक है, ओ लगा देंगे। तो अब हम इसको सेव करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, 1-2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। पहले बुलेट्स के साथ आ रहे थे, अब 1-2 के साथ आएंगे, सही हो गया। ये हो गई। अच्छा अब हम करते हैं, अब हम कोई और टैग ट्राई करते हैं। अच्छा आपको टैग हम देखते हैं कोई और अच्छा सा। अच्छा 2 टैग्स जो है ना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, जो उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, बल्कि 3 कर लेते हैं, चलें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले, अच्छा ये तो हो गया हमारा ऐसे। अगला टैग जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है जी लिंक का टैग। लिंक का टैग कैसे होता है, जिस तरह आप अक्सर पेजेस पे गए हो, जैसे ये पेज पे गए हो, अब यहाँ पे ये देखो ये लगा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करोगे तो कोई ना कोई अगली वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो कोई ना कोई अगली वेबसाइट खुल गई, ठीक है। ये होता है लिंक का टैग, ठीक है। और ये तकरीबन तमाम वेबसाइट्स में लगा होता है, इसको लिंक का टैग कहते हैं। अब ये कैसे लगता है कि हम इसके करते हैं, वही टैग शुरू किया, ए लिखा, ठीक है, और टैग बंद कर दिया, ठीक है। ये लिंक का टैग है, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, क्लिक दिस लिंक, सेव करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक दिस लिंक। लेकिन अभी हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसको जितना मर्जी क्लिक करते रहे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज़ मिस की है। वो चीज़ ये है, क्या मिस की हो सकती है, इसके अंदर कोई और टैग लगना होगा। नहीं, कोई और टैग नहीं लगना होगा। इसको हम क्लिक करें तो क्या चीज़ मिस हो सकती है, इसका नेक्स्ट पेज कोई खुलेगा। इसको जो नेक्स्ट पेज के खुलने के लिए जो किस पेज पे जाना है वो मिस किया हमने। हाँ, मतलब क्लिक करने से किस पेज पे जाए, वो तो हमने डाला ही नहीं। हाँ, वो तो पाथ हमने डाला ही नहीं, तो वो पाथ हमने मिस किया। वो पाथ कैसे लगाते हैं, इस तरह मैंने आपको ऊपर सबसे पहले एट्रीब्यूट्स बताए थे, वो पाथ उस तरह लगता है। जैसे इसको आप स्पेस दबाओगे तो आप लिखोगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है href, ठीक है। वो पाथ ऐसे लगेगा कि आपने href लिखा, फिर आपने इज इक्वल का साइन लगाया, और जैसे आपने इज इक्वल का साइन लगाया तो जो आपका, मैंने आपको शुरू में एमिट बताया था एब्रीविएशन के लिए, तो उसने ऑटोमेटिकली वो जो दो कोट्स हैं वो लगा दिए, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इक्वल का साइन लगाया, उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, ठीक है। अब वो इसके अंदर हमने वो पाथ लिखना है कि किस पाथ पे जाए। फॉर एग्जांपल हम पाथ लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं webhp.com, ठीक है। तो अब हम इस पे करते हैं सेव, तो अब वो देखो ब्लू हो गया। अब वो हमारा लिंक जो है वो ब्लू हो गया और उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन आ गई है, सही है। तो अब इसको पहले हम पूरा पाथ लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम क्लिक करें तो इसको जाना चाहिए इस वेबसाइट पे webhp.co पर, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इस वेबसाइट पे जा ही नहीं रही, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे इस वजह से नहीं जा रही क्योंकि हमने जो पाथ दिया है, ये पाथ ठीक नहीं है। इस पाथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव जो होता है और एक एब्सोल्यूट होता है, उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाते हम। पाथ हमने इस वजह से गलत दिया है क्योंकि हमने लिखना था कि उसको ये इस ब्राउज़र को, ये जो ब्राउज़र है जिस पे हमारा पेज रन हो रहा है, उसको ये पता ही नहीं चला। तो हमारा ये था कि
अब ये पाथ गलत है, वो पाथ हमने गलत किस तरह सही पाथ हमने किस तरह देना है वो इस तरह। अब हमने जब इसको href लगाया था, ये href, वो उसने लिंक क्लिक उसने कहा था क्लिक, उसका जो था ये ब्लू हो गया था और उसके नीचे अंडरलाइन आ गई थी, ठीक है। तो अब इसको पाथ हम ऐसे देंगे कि, और जो हाँ एब्सोल्यूट रिलेटिव में तो हम इसको पाथ ऐसे देंगे HTTPS, ठीक है। ये पाथ होगा इसका पूरा। तो इसको ये पता चल जाएगा, अब इस ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे किसी और वेबसाइट पे जाना है, सही है, ठीक है। तो अब इसको क्लिक करोगे तो आपने पाथ ऐसे देना है इसको कि HTTPS, फिर उसके बाद आपने लिख देना है www, ठीक है। तो मतलब आपने पूरा पाथ देना है कि जिससे उसे पता चल जाए ब्राउज़र को कि इस पाथ पे जाना है। तो आप क्लिक करोगे और आपको ये उस पाथ पे ले जाएगा। ये फिर वेबसाइट लोड होगी तो इसको आप छोड़ देंगे। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी कि अक्सर वेबसाइट जो हैं वो, ये तो जैसे हमने क्लिक किया है तो ये इसी पेज पे खुल गया, ठीक है। होना ये चाहिए कि अगले पेज पे खुले, मतलब ये पेज हमारा ऐसे ही रहे और अगले पेज पे हमारी वेबसाइट खुले जो क्लिक लिंक हुआ है। तो उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, ठीक है। टारगेट लगाते हैं और उसको इक्वल लगा के हम कहते हैं अंडरस्कोर, शिफ्ट दबा के वो अंडरस्कोर लगाओगे और लिखोगे ब्लैंक, ठीक है। फिर इसको सेव करोगे। अब आप जो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जो पेज है वो अगले उस पे खुलेगा, टैब पे क्लिक करोगे आपके अगली टैब पे खुलेगा, सही, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, ये तो होगी ये चीज़, ये हो गया हमारा बहुत ही बेसिक सा सेटअप हो गया कि जिसमें आपने HTML को और टैग्स को थोड़ा सा, इसमें एक और टैग, दो से तीन टैग्स हम देखेंगे एक, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और टैग हम यहाँ पे देखेंगे, डिव का टैग। डिव का मतलब है कंटेनर, ठीक है। और वो टैग भी ऐसे DIV, आपने लिखा DIV और वो टैग हो गया। ये कंटेनर का टैग, कंटेनर का टैग, इसकी ये टैग हमेशा ऐसा टैग होता है कि ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। मतलब इसमें लोगों को समझ नहीं आती कि ये टैग कुछ कर तो रहा नहीं है, तो ये लगाया क्यों है, इसके लगाने का मकसद ही क्या है, क्योंकि हमें इसका मकसद नज़र ही नहीं आएगा। हम कुछ भी लिखेंगे हमें इसका मकसद बाहर नज़र नहीं आएगा। हमने जिस तरह href का टैग लिखा था, लिंक का टैग, वो हमें नज़र आ रहा था, अच्छा ये ब्लू हो गया, ये हमें पता चल रहा है। हमने ऑर्डर लिस्ट लिखी थी, हमें पता चल रहा था हाँ ये 1 2 हो गया। हमने H1 H2, ये इस टैग का हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा। अब देखो हमने लगाया, हमने इधर हमने कुछ भी लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, हमने ये लिख दिया, हमारे पास ऐसे आ गया। अगर मैं डिव का टैग ख़त्म भी कर दूँ, ठीक है, तो फिर भी वो वैसे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, लेकिन वो ऊपर वाली लाइन पे चला ऊपर वाली लाइन पे चला गया है। यही बात है, इस डिव वाले टैग के अंदर यही थोड़े ऐसे चेंजेस हैं कि जो इसको बाकी थोड़े से टैग से डिफरेंट करता है। ये ऐसे लगता है कि जैसे ये कुछ नहीं करता, लेकिन करता ये है कि जो लाइंस होती हैं, जिस तरह हमने वर्ड लिखा तो अभी हमने लिखा तो उसने साथ ही लिख दिया, ठीक है। अभी आपने एक और बात नोट की होगी कि हमने जो एच वाले टैग लिखे थे वो सारे अगली लाइनों में आ रहे थे, ठीक है। इस तरह हमने पैराग्राफ का जो टैग लिखा था वो भी अगली लाइन में आ रहा था, ठीक है। ये पैराग्राफ का टैग अगली लाइन में, हमने ऑर्डर लिस्ट भी लिखी थी वो अगली लाइन में आ रही थी, ठीक है। अब हमने ए का टैग लिखा है और उसके नीचे ये चीज़ लिखी है तो ये उसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। अगर हम P लगाते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगाते हैं और हम इसको पैराग्राफ में लिखते हैं, तब ये अगली लाइन में हो गया, ठीक है। तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं कि वो अगली लाइन पे जो भी आपने उसके अंदर लिखा हुआ वो अगली लाइन पे ले जाते हैं उसको, मतलब नीचे उसके ले जाते हैं। और कुछ टैग्स होते हैं जो उसको नीचे नहीं लेके जाते। जिस तरह हमने यहाँ पे तो कोई टैग लगाया नहीं हुआ तो वो उसको नीचे लेके नहीं जा रहा वैसे। तो डिव का ये काम है कि वो एक कंटेनर बनाता है कि, और कंटेनर में कहता है कि इसमें एक जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। यानी वेबसाइट को वो डिवाइड कर देता है कि ये कंटेनर है, ये सारी वेबसाइट है और ये वेबसाइट के छोटे छोटे सेक्शन हैं, कंटेनर है, ताकि उसको किसी को और दूसरे को रीड करना आसान हो जाए,
ठीक है, और ब्राउज़र को रीड करना आसान हो जाए। तो डिव का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है। हमने डिव, अगर कहीं भी आपने कंटेनर बनाना है, आपने कहना है कि ये वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा मैं इस डिव में रखूँगा और ये हिस्सा मैं इस डिव में रखूँगा। सही है, ठीक है, तो वो कंटेनर में रख देना। सही ठीक है, अभी हमने इसको हमने कंटेनर बनाया और हमने कहा इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये सेव कर देता है। तो ये डिव का मकसद है, कंटेनर बनाना अगर आपने हो तो ये उसका मकसद है। आज फिर हमारे साथ उसामा मौजूद हैं और कल की क्लास उसामा कह रहे थे बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी बीच में कल की क्लास ख़त्म हो गई थी क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी जी। और आपको पता है लाइट के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हमारी लाइट चली गई थी, इस वजह से कल की क्लास स्टॉप हो गई थी। आज हम दोबारा से आए हैं उसामा के साथ। उसामा एक फ़्रेश माइंड के साथ दोबारा जो है वो कोडिंग के लिए तैयार हैं। तो जहाँ से हमने छोड़ा था कल, वहीं से हम शुरू करेंगे उसामा भाई। जी ऐसे। और तो हम यहाँ पे ये इतना कोड हमने लिख लिया था और अब हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने साथ में कमेंट्स में बताते भी जाना है कि ये आपको समझ आ रही है, क्योंकि उसामा तो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी समझ आ रही है। अब पता नहीं आपको आ रही कि नहीं आ रही, तो आपको ये साथ साथ बताते भी जाना है। बाकी आज हम शुरू करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में ऐसे है कि स्ट्रॉन्ग में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ही आप पता चल ही रहा होगा वैसे भी, कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देगा, मतलब बोल्ड कर देगा। मतलब जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसके ऊपर, क्या कहते हैं, वेब पेज के ऊपर, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिव थी और इस डिव के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट था वर्ल्ड का, इसको हम ऐड को रिमूव कर देते हैं और अब हम स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो हमारे पास देखें उसने एब्रीवेशन के अंदर एमिट ने, जो मैंने आपको कल बताया था, उसके अंदर एमिट ने एब्रीवेशन दी होगी स्ट्रॉन्ग की। आप क्लिक करोगे आपके पास वो स्ट्रॉन्ग का टैग आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, वर्ल्ड को कट करके इसके अंदर डालते हैं और सेव करते हैं, तो आपका ये देखेगा बोल्ड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, आज दरअसल सबसे पहले हम शुरू जो करेंगे वो एक थोड़े से छोटे से टास्क से करेंगे। वो टास्क ये है कि शुरू जो हम थोड़े छोटे से टास्क से करेंगे, वो टास्क ये है कि उसामा जो है वो एक लिस्ट, क्योंकि हमारी HTML अभी तक उसामा पूरी नहीं हुई, सही है, अभी HTML के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो सीखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि चीज़ें कौन सी रहती हैं ऐसी जो हमें सीखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट में उसने लिखा है कि हमारे जो मेन थोड़े से एलिमेंट्स, जो टैग्स हैं, वो जो रहते हैं जो हमें सीखने चाहिए, वो ये हैं फॉर्म के, और फॉर्म के अंदर जो टैग्स हैं वो सारे, और फिर इमेज के, इन सारे टैग्स के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जिस तरह हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये सेम फॉर्मेट आपने मुझे बना के दिखाना है इस पेज के ऊपर। ठीक है जी। तो और यार आप, ताकि हमें पता चले कि हम प्रोग्रेस कर भी रहे हैं। बिल्कुल प्रोग्रेस हो गई। आप इसको वहाँ से करें Ctrl+C और कंट्रोल Ctrl+C और कंट्रोल भी करूँ, ऐसे करूँ? नहीं, इसको नहीं, वो अपने HTML को। अच्छा, इसको ख़त्म कर देते हैं? नहीं, ख़त्म ना करेगा, मैं इससे थोड़ी हेल्प लूँगा। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं ना, इसके नीचे ही रख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ चलें, ठीक, ऐसा ठीक है। इसके नीचे यहाँ से शुरू, यहाँ से हम लिख देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपने, जिस तरह मैं कह रहा था कि उसामा प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसामा प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये उसामा प्रैक्टिस वहाँ पे लिखा आ गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसामा प्रैक्टिस कोड के अंदर तो लिखा हो, लेकिन वहाँ मैंने लिखा है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कमेंट करने का तरीका ये होता है कि आपने जिस चीज़ को कमेंट करना है वहाँ पे रखना है और कंट्रोल दबाना है और // कंट्रोल / वो आपके कीबोर्ड पे भी होगा, कंट्रोल// दबाओ ज़रा, कंट्रोल// दोबारा दबाओ, सिंगल दबानी है। हाँ, एक दफ़ा, हाँ, ये आपने कमेंट कर दिया। अब आप इसको सेव करो, Ctrl+S करो, Ctrl+S करोगे तो आपका सेव हो जाएगा। देखो वहाँ से रिमूव हो गया, ऐसे ही, सही है। तो ये एक जो है ना एक कमेंट का फीचर है, ये मैं बता दूँ आपको। और यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारा जो आउटपुट, डिज़ायर आउटपुट है वो ये है, आपने इस तरह बनाना है, आपको पता चल गया होगा कैसे बनाना है। और इसको हम यहाँ पे लाते हैं और शुरू कर दो।
चलो पहले तो वो मेरा ख्याल है फॉर्म जो था वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, हाँ तो हम उस अनऑर्डर्ड के लिए UL का टैग लगाएंगे ठीक है। और ये UL आ जाएगा और हम इसको जब एंटर दबाएंगे, नहीं एंटर दबाएंगे, UL का टैग आ गया हमारे सही है। पास। इसके अंदर अब मैं फॉर्म लिखूँगा, ये मैंने फॉर्म लिख दिया और इसको जब मैं कंट्रोल S करूँगा तो ये मेरे पास वहाँ सेव नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको लिस्ट में नहीं डाला। सही है। सही है। सही है। सही हो गया। बेहतरीन है। बेहतरीन है। सही है। हाँ नंबरिंग देनी है। हाँ हाँ सही है। हाँ मैं लिखता हूँ इनपुट। पहले मैं इसको लिस्ट बनाऊंगा क्योंकि मैंने इसको नंबरिंग भी देनी है। हाँ ठीक है। तो मैं इसको लिस्ट बनाने के लिए अपना LI करूँगा, LI और इसको क्लोज़ करूँगा और इसके अंदर मैं इनपुट लिखूँगा। ये इनपुट के एट्रीब्यूट क्यों आ गया है? ये तो गलत हो मेरा गया। ख्याल है मैंने एंटर सिर्फ दबा टेक्स्ट दिया। लिखना, आपने टैग लिख दिया। कंट्रोल जी से बैक हो जाती है ना हाँ changes? कंट्रोल जी से बैक हो गया। ठीक है। ठीक है। अब इनपुट आ गया ठीक और है। अब मुझे इस बारे में तो खैर नहीं पता कि मैं जितने इसको लिखता सेव करके चेक करो कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोल S हो गया, लेकिन इतना बड़ा नंबर क्यों है? मैंने कहीं ये हो तो गया लेकिन ये तो मसला भी हो गया साथ साथ। स्पेस हमने तो वैसे भी फॉर्म के, हमारा जो पैटर्न है फॉर्म के अंदर इनपुट है जी और फिर मतलब फॉर्म के अंदर ये लिस्ट है जी जी 1 2 3 4 5 6 हाँ। और फिर उसके बाद इमेज है। ठीक है। सही। तो ये आपका तो इस तरह नहीं आ रहा, मतलब आपका तो बिल्कुल उसके साथ ही आ गया। तो ये कोई मसला है इसका मतलब? इसका मसला मेरा ख्याल है डिव लगानी पड़ेगी इसको। नहीं, डिफ तो एक कंटेनर होता है, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये आपके ये जो कोड है इसके अंदर मैं देख के ना प्रेडिक्ट करता हाँ हूँ हाँ कि देखो देखो। वो ऐसी कौन सी हमने चीज़ लगाई थी। पैराग्राफ लिस्ट OL A रेफरेंस, कोई ऐसी चीज़ आपने बताया, टैग बताया था जिसके अंदर हमारे वो सेंटर में अलाइन होकर आ रहा था। OL लिस्ट है और इसके अंदर अगर हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं इसका ये टैग लगा दूं ऑर्डर लिस्ट का, लगा के देखो। सेव करें। सेव करो। अब आ रहा है कुछ, अब आ रहा है अब कुछ। मुझे समझ आ गई है। अब हम नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं। UL टैग कहाँ तक रिमूव होगा? UL तक होगा। ठीक है जी। अब मैं इसके अगर मैं इसके अंदर ये लिखता जाऊँगा तो ये कुछ क्या गलत नहीं हो गया उसामा? हाँ कुछ गलत नहीं हो गया? वेल देखो हमारा UL टैग स्टार्ट तो हो रहा है हाँ जी। लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है? वो मेरा ख्याल है वो मेरे बैक स्पेस में रिमूव हो गया। हाँ हो सकता है। तो मैं इस कंट्रोल Z करो। कंट्रोल Z करो। ऑप्शन हाँ वो देखा रिमूव हुआ आपका। हाँ ठीक है जी। तो उतना ही हाईलाइट करना है जितना रिमूव करना है। कंट्रोल अच्छा जी कंट्रोल S मैं सेव कर दिया इसे। अब अब मेरा ठीक है, बेहतरीन है। अब मुझे है कि मैं अगर यहाँ पे अगर इनपुट करता हूँ तो फिर मेरा इस जगह पे अपडेट होगा या वो कहीं और होगा, वो मैं चेक करना ये चेक चाह करो रहा ज़रा।
मैं इस इनपुट के बाद कौन से बुलेट था, टेक्स्ट था या इनपुट के बाद हम देख लेते हैं ना, ये देखो इनपुट के बाद लेबल हमारा था। लेबल था, सेलेक्ट था, टेक्स्ट एरिया था। ठीक है, मैं पहले लेबल लिख के देखता हूँ इस जगह पे कि लेबल क्या कहता है, वहाँ आता है कि नहीं आता। तो मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ लेकिन वो उस लाइन में आ रहा है, यानी कि मुझे इसको सेकंड नंबर देने के लिए एक और लिस्ट LI के अंदर इसको इनपुट करना पड़ेगा, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है। तो मैं आपने कौन सा मुझे LI को रिपीट करने के लिए आपने मुझे एक वो शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो नहीं हुआ क्योंकि वो ये शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की सिर्फ जिस लाइन पे आपका ये कर्सर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ वही लाइन रिपीट करेगा। अगर आप सेलेक्ट करके जो आप रिपीट करना चाह रहे हो सेलेक्ट करके करोगे कि कितना आप रिपीट करना चाह रहे हो, फिर उसको उतना ही रिपीट करेगा। हाँ और शिफ्ट डाउन एरो, हाँ ऐसे इनपुट को चेंज कर दो लेवल में। गलती ये सारा कुछ होता है एमिट की वजह से, क्योंकि लेबल एक वैसे भी टैग है, इस वजह से HTML का। ऐसे ही है, ऐसे ही करना है वो लास्ट। चलो ठीक है, इस तरह रिपीट होता रहेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस ऊपर वाले को थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाए। इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, सिर्फ यही रखते हैं ऐसे, ठीक है। और अच्छा, इसको रिपीट तो करना है लेकिन हमारी लास्ट में एक इमेज भी है तो वो उसको भी राइट करना है। मुझे पता चल गया, अब आपको समझ आ गई है, रिपीट करते रहना। अब ये लास्ट वाली जो इमेज वाला है वो लिख दो बस। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड के अंदर ही मैं पहले फॉर्म डाल दिया था, अब मैं ये ऑर्डर लिस्ट से बाहर निकाल के हाँ अगर मैं इसको लिख देता हूँ, लिस्ट कर देता हूँ, LI कर देता हूँ, LI और इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये OLI क्यों हो गया जी? वैसे OLI कोई टैग हो सकता है? नहीं OLI कोई टैग नहीं है, मैंने बना दिया। तो ये जिस तरह मैंने OLI लिखा है तो इसने मुझे फ़ौरन नहीं बताया कि कोई ऐसा मैंने लाइन गलत लिख दी है या टैग गलत लगा दिया, ये इसने कोई मुझे डिटेक्ट करके नहीं बताया। हाँ ये यही करता है कि आप कोई भी टैग लिख दो HTML के अंदर, वो उसको समझेगा कि ये टैग ही है। सही, ठीक है, क्योंकि कुछ टैग वो चेंज करके तो वो इस तरह करता रहता। इमेज आ गया, सही है, बेहतरीन है, सीख गया हूँ। सीख गए HTML मुझे आ गई है कि नहीं आई? HTML अभी हम समझ लो 50% चलो कर लेते हैं, चलें 50% 50-60% कर लेते हैं जी। देखें मुझे सिर्फ 1 घंटे में 50% HTML आ गई। अब आप अपना एस्टिमेट कर लें और अपना हिसाब लगा लें कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, मेरे से कम्पेटिटिव हैं कि नहीं आप। पता चल जाएगा वो तो। अच्छा ठीक है मान साहब, मैं तो कहता हूँ आप ये जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप इनको पहले इस तरह का वो बताएं कि ये इस तरह का फॉर्म और ये इस तरह का जनरेट करें HTML से, बाद में आप इसका ये जो मेरा रिज़ल्ट है ना ये वाला, हाँ ये आप इनको बाद में शो करें। हाँ नहीं, अब तो शो हो गया, तो शो हो गया, अब तो शो हो गया, अब तो शो हो गया, ये तो फिर कोई बात नहीं, चलें खैर, कोई मसला नहीं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये तो लिख लिया, हमें पता चल गया, अब उसामा को आ गया तो इसका मतलब आपको भी आ गया होगा। इसका क्यों ये मतलब तो नहीं कह उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अब हम इन टैग्स को बारी बारी देखना शुरू करते हैं। फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट के हैं और लेबल के टैग्स हैं वो सारे देखना शुरू करते हैं। अच्छा, फॉर्म अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, फॉर्म के बारे में बता दूं आपको, फॉर्म अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, वेबसाइट्स पे जाते हैं आप तो आपको कोई भी जब भी कोई डाटा इनपुट कराना होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि शायद वो बेहतरीन एग्जांपल होगी। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल यही है, गूगल पे हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे इसने इनपुट लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये टैग लगा हुआ है इसका इनपुट का। तो जितने भी
चीज़ें होती हैं वेबसाइट के ऊपर कि जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो या कोई बटन बना सकते, बटन को क्लिक कर सकते हो, वो सारे के सारे टैग्स, वो सारी की सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर आती हैं। ठीक है, आपने उसके अंदर आपको ऑप्शन दी गई है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, वो फॉर्म के अंदर आएगा। आपने बटन दबाना है, वो फॉर्म के अंदर आएगा। आपने कोई और टिक लगाना है कहीं पे, वो फॉर्म के अंदर आएगा। रेडियो लगाना है, वो फॉर्म के अंदर आएगा। ये सारी चीज़ें फॉर्म का सबसेट है। फॉर्म एक कंटेनर समझ लें जिसके अंदर सारे के सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे दूसरे टैग्स हैं। सही है, तो हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम इसको क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और हम ऐसा करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्म का टैग, FORM और यहाँ पे हमने ऐसे बंद किया, यह फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे आप कुछ करेंगे तो कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखी। तो फॉर्म में सबसे पहले हमने देखा था कि इनपुट है। सबसे पहले हम इनपुट के बारे में बात करते हैं। इनपुट ऐसे है कि वही सेम टैग लगाया INPUT और टैग बंद कर दिया। ठीक है, टैग बंद कर दिया आपने, उसको सेव कर दिया, आपके पास इनपुट आ गई। सही है, तो इसका क्लोजिंग तो आया नहीं हमारे पास। इसकी क्लोजिंग हमने की नहीं, लेकिन हमें करनी चाहिए। वो क्लोजिंग के बगैर ही आ गया, लेकिन हमें इसकी क्लोजिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, ये भी क्लोजिंग करने का एक तरीका होता है। सही है, अगर आपका, क्योंकि इनपुट के टैग के अंदर जिस तरह हम फॉर एग्जांपल डिफ का टैग लगाते हैं, या हम लगाते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया था हमने, या P का टैग लगाया, H1 का टैग लगाया था, ये ऐसे टैग्स हैं कि इनके अंदर हम कुछ लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट के टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। सही, ठीक है, तो हम ऐसे टैग्स को अक्सर इस तरह बंद करते हैं, क्लोज कर देते हैं। सही, इस तरह क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये टैग, क्योंकि इस टैग के अंदर हमने कुछ लिखना नहीं है। अगर हमने कुछ लिखना होता फिर हम इसको ऐसे बंद कर देते। ठीक है, मतलब इस तरह करके इस तरह बंद करते। लेकिन हमने ये टैग्स, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं कि इनके अंदर हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, ये खुद ही एक प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो फिर हम उन टैग्स को ऐसे बंद करते हैं। सही होगी बात, तो हम इसको सेव करेंगे और इसके अंदर कुछ भी लिख दें आप। सही है, ये एक टैग है। अच्छा, इस टैग को हम टाइप दे सकते हैं। इस टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें अंदर से एक एट्रीब्यूट, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे। एक एट्रीब्यूट, एक या दो के बारे में, वो एट्रीब्यूट होता है टाइप का। ठीक है, टाइप का मतलब ये है कि ये ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो इनपुट आपने दी है ये किस टाइप की है। इसके अंदर आप ईमेल बनाना चाह रहे हो, इसके अंदर आप नंबर लिखना चाह रहे हो, इसके अंदर आप नाम लिखना चाह रहे हो, इसके अंदर आप करेक्टर, इसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, और इसकी बहुत सी होंगी। अगर आप दबाओगे इसके अंदर आके, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको ये सारी के सारी इसके टाइप्स पता चलेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर ये आ सकता है। सही है, जिसके अंदर बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट है, कुछ भी है, ये सारा कुछ आ सकता है। सही है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करें, कलर से शुरू करें, या हम कलर से नहीं शुरू करते, हम शुरू करते हैं सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं, जो आम तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वो यही है ईमेल। ठीक है, ईमेल से शुरू करते हैं। ईमेल से शुरू करेंगे। अब आपकी टाइप जो है वो ईमेल है। ठीक है, आप कुछ लिखोगे, आप एंटर करोगे तो आपको ये कहेगा प्लीज़ इंक्लूड एट इन द ईमेल, क्योंकि उसने बताया कि आपकी इस इनपुट की टाइप जो है वो ईमेल है। तो ईमेल जो है वो, अगर इस इनपुट की टाइप ईमेल है तो आपको ईमेल ही इस इनपुट में लिखनी है। आप कोई करैक्टर नहीं लिख सकते। सही, सही है, या आप कोई वर्ड नहीं लिख सकते, नंबर नहीं लिख सकते, आपको ईमेल ही लिखना है। ठीक है, ये उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ब्राउज़र ने खुद लगा दी। ये क्यों, उसकी लगाने की वजह ये थी कि हमने इनपुट टाइप लिखा। सही होगी बात। अगली हम चीज़ लिखते हैं, इसी को हम टेस्ट करते हैं, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कलर है, हम इसको सेव करते हैं तो उसने कलर वाली इनपुट दे दी। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें ये कलर की इनपुट देगा कि हम कोई भी कलर इसमें से सेलेक्ट करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी, ये फॉर्म का जितना भी सारा चीज़ें ये ज़रूरी इस वजह से होती हैं कि हमने ये सारा का सारा डाटा यूज़र ने जो हमें दिया है वो हमने सेव करना है और फिर कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है। ठीक है, वो सेव और स्टोर की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो अगली कहानी होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे कि इन फॉर्म में इसके सारी जितनी भी इनपुट्स हैं, जो भी हैं, उसमें से डाटा लेना किस तरह।
ठीक है, सेव को हम बाद में देखेंगे। अच्छा ये इसका कलर हो गया। अच्छा उसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसको लिख ही जाते हैं साथ साथ ईमेल, फिर नीचे हम कलर लिख देते हैं, फिर नीचे और आते हैं, हम कहते हैं कंट्रोल स्पेस दबाएं, हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं, डेट एंड टाइम, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास अब देखो, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, अब ये इनपुट जिस तरह हम नीचे लिखी, ये लिख हम अगली लाइन में रहे हैं जी, लेकिन वो आ अगली लाइन में नहीं रहा, सही, वो आ वो साथ साथ आ रहा है, सही है। लेकिन जितने भी हम पुराने टैग्स लिख रहे थे वो सारे अगली लाइन में थे, ठीक है। इसके हल दो हैं, सही, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारे कर सकते हो आप, लेकिन अब एक हल, इसके दो हल मैं आपको उसके बताता हूँ जो सही है। एक आप इसको तो ब्रेक लगा सकते हो, BR, ठीक है। अच्छा, BR से क्या BR का मतलब है ब्रेक, मतलब सही, लाइन को ब्रेक कर दो, सही है, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये इनपुट का ईमेल लिखेगा, ठीक है, उसके बाद लाइन को ब्रेक कर देगा, सही है। तो अभी आप सेव करोगे तो देखोगे लाइन ब्रेक होगी, वहाँ पे लाइन ब्रेक होगी, सही है। एक इसका लिए, एक दूसरा हल इसका ये है कि हम इसको लेबल के अंदर लिखें या डिफ के अंदर लिखें, ठीक है। डिफ के अंदर हम दो चीज़ें डालें, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसका शायद बेहतरीन तरीका वो यही है कि हम इसको ऐसे करें कि एक डिव बनाएं, ठीक है। हमने डिव बना दी, उस डिव एक कंटेनर है, ठीक है, जिस तरह वो मैं आपको कल बताया था। डिव एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने इनपुट रखी, ठीक है, वही कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने किया, ऊपर कर लिया इसको, ठीक है। बल्कि ऑल्ट, ये एक नई एरो की है, ऑल्ट अप और डाउन एरो की। इससे क्या होगा, एक लाइन आपका ऊपर चला जाएगा, एक लाइन नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इनपुट के अंदर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं इसमें मतलब जिस लाइन पे आप होगे, और जो अगर ज़्यादा सारा सेलेक्ट करोगे तो ज़्यादा सारा ऊपर नीचे, जिस तरह उसमें दूसरे वाली में था, ठीक है। आपने इसको सेव किया। अच्छा अब देखो, अब मैंने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन नहीं चाहिए, सही है। अब आप इसमें ये कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस करने के लिए एक टैग होता है लेबल के नाम से, आप लेबल का टैग लगा सकते हो, ठीक है। लेबल में आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप दे सकते हो नाम कि इसके अंदर ईमेल रखनी है हमने, सिर्फ आपने सेव किया, ईमेल आ गया, ठीक है। आप ये कर सकते हो। अच्छा उसके बाद, अच्छा हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट और डाउन एरो के करेंगे तो हम 3 इसको नीचे कर लेते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक में हमारा डेट टाइम है, एक में हमारा कलर है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं प्रोफाइल कलर, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आप देखोगे प्रोफाइल कलर और ये डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। इसको हम बल्कि ऐसे करते हैं डेट, तो ये आपका डेट आ जाएगा, सही है। अच्छा, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये किसकी वजह से आया है ऐसे? ये इसकी वजह से आया है, ये टाइप की वजह से, क्योंकि हमने इस इनपुट की टाइप जो है वो चेंज किया, डेट पे किया, सही है, वो इसकी वजह से आ गया। ये एक चीज़ होगी। अब आपकी ईमेल, आपने ईमेल लिखी, आपने प्रोफाइल कलर चूज़ किया, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट की और आप नीचे आ गए, सही है। ये एक चीज़ होगी। अब हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा देख सकें। अब हम इसमें देखते हैं और कौन सा अच्छा है। नंबर, ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं फ़ोन नंबर एंटर कर दो, तो ये देखेगा आपको सिर्फ नंबर एंटर करने हैं। अब अगर आप खुद लिखो, ज़रा कुछ भी करेक्टर लिख के देखो तो एंटर नहीं करने देगा, आपको एंटर करने देगा लेकिन ज़्यादा नहीं करने देगा। देखो वहीं पे रोक दिया उसने, ठीक है। कुछ करेक्टर्स की वो इनकोडिंग उस तरह की से होती है तो वो कर देता है, और बाकी वो नहीं करने देगा, तो सिर्फ नंबर करने देगा, बाकी नहीं करने देगा। अच्छा, फिर इस तरह आपके पास वो इसी इनपुट के अंदर वो आ जाएगा जिसमें स्लाइडर होगा, ऊपर भी कर सकते हो और इसको नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस में भी जा सकते हो, प्लस में भी जा सकते हो, ठीक है। इसी का एट्रीब्यूट एक होता है कि आप इसको, इसी नंबर का एक एट्रीब्यूट होता है कि आप इसको कहोगे कि मिन के नाम से, ठीक है, उससे आप कह सकते हो कि मिनिमम 0 होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि माइनस में नहीं आप जा पाओगे, नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप इसका इसी के नंबर का मैक्स भी कर सकते हो
कि मैक्स 20 होगा तो आप या 10 कर लो या 5 कर लेते हैं हम अभी के लिए, इसी नंबर का 5 कर लेते हैं अभी के लिए, तो वो कहेगा आप 5 से अब ऊपर नहीं जा पाओगे। सही है, तो ये चीज़ें हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है, इस इनपुट टैग के। सही हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो कि ज़रूरी रहेगी, वो ये है वैल्यू। हर इनपुट टैग की एक वैल्यू होती है, हर इनपुट टैग के। उस वैल्यू का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या वैल्यू है। सही है, जब भी फॉर्म, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे इस ईमेल के अंदर, ठीक है, कोई भी ईमेल लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है ये इस ईमेल की वैल्यू है, इस इनपुट टैग की वैल्यू है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसी ईमेल में आते हैं और ये हमारी ये ईमेल है जो इसके साथ हो रही है, तो हम इसमें आते हैं और यहाँ पे कहते हैं, हम लिखा है वैल, उसका नाम होता है वैल के नाम से, वैल हमने लिखा है और हमने लिखा है कि हेलो, ठीक है। तो इसकी जो इनपुट की जो वैल्यू है वो डिफ़ाइन होगी है इस हेलो से। सही है, अगर हम इसको ऐसे करें, वैल्यू के बल्कि वैल्यू होता है इसका, अगर हम इसको ऐसे करें तो इसकी जो हेलो की है वो जो इसकी हमने इनपुट की जो वैल्यू है वो डिफ़ाइन हो गया हेलो से, और वो पहले से ही वहाँ पे एंटर है, ठीक है। इसको हम रेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले से ही वहाँ पे एंटर है, ये उसकी वैल्यू होती है। अगर हम, और इसी तरह डेट को और कलर को हम सेट कर सकते हैं। सही है, ये सारा कुछ होता है। और फ़ोन नंबर हो गया या कुछ भी, कोई भी वैल्यू, हर इनपुट की एक वैल्यू होगी। सही होगी बात। अच्छा, ये हो गया हमारा इनपुट, ये इनपुट है हमारा। अब अगली चीज़ हमारी क्या थी? लेबल। लेबल मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ को लेबल करने के लिए अच्छा, लेबल के अंदर एक और चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें ऐसे होता है कि हर लेबल जो है, लेबल दरअसल जिस तरह कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक लेबल सा लगा होता है, वो डिफ़ाइन करता है कि ये जो इसके ऊपर चीज़ लिखी हुई है वो इसकी चीज़ है, वो लेबल जो है वो इसका है। सही है, तो वो क्या करता है, अब इसमें जो HTML में लेबल का मतलब ये है कि हमने डिफ़ाइन करना है कि ये जो लेबल है, ये इनपुट जो है वो इसका लेबल क्या है, इस इनपुट का मतलब क्या है, यूज़र के लिए उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं तो यूज़र को पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या एंटर करना है। ठीक है, वो कुछ और एंटर करता रहे और बाद में मसला आ जाए। तो हमने इस इनपुट को एक लेबल दिया है कि इसका जो लेबल है वो ये है, इसके अंदर ईमेल एंटर करनी। ठीक है, और ये यूज़र के लिए, और पीछे ब्राउज़र को हमने बताना है, किस तरह बताना है कि ये जो लेबल है वो इसके साथ कनेक्ट है। वो दो तरीके होंगे। वो एक तरीका है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे हम आईडी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम लगाएंगे 4। सही है, एट्रीब्यूट देंगे 4 का, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट देंगे आईडी का। आईडी का दे दो या नेम का दे दो। सही है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक सारी समझ आ रही है सामा? जी जी आ रही। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही इसके अंदर? अब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही? ये मुश्किल खैर अभी तक तो कोई नहीं है। स्टूडेंट अच्छा होना। अच्छा, स्टूडेंट अच्छे हो आप। अच्छा, अब हम चलेंगे क्या क्या था, लेबल के बारे में बता रहे थे हमारा। लेबल में इस तरह है कि आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया 4 का। ठीक है, और यहाँ पे इसको आईडी दी। आईडी एक बात याद रखनी है आईडी के बारे में। आईडी का जो एट्रीब्यूट है, एक बात उसके बारे में याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि वो आईडी का एट्रीब्यूट आप किसी भी HTML टैग को दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो div है, चाहे वो strong है, चाहे वो UL है, चाहे वो OL है, चाहे वो LI है, कुछ भी है। लेकिन वो आईडी का जो एट्रीब्यूट है, जो उसके अंदर आपने वैल्यू लिखी है, उसके अंदर जो ये स्ट्रिंग लिखेंगे हम, जैसे इसमें हमने लिख दिया है कि ये ईमेल है, तो ये सारे वेब पेज पे सिर्फ एक ही दफ़ा होना चाहिए। ठीक है, सही है, ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। सही, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होना चाहिए, हमेशा आईडी यूनिक होगी। ठीक है, ये नहीं कि ये अगर आप इसको करोगे तो वेब आपकी चलना बंद हो जाएगी, नहीं।
लेकिन ये अगर आप करोगे तो आपकी वेब ख़राब हो जाएगी, आपका जो कोड है वो सारा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आईडी हमेशा एक की भी देनी, सही है। तो अभी हमने ईमेल दी है और इस 4 को हम कर देंगे कि ईमेल के साथ है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये ईमेल जो है वो इस आईडी इस 4 के साथ कनेक्ट है, सही है, ठीक है, वो इसका लेबल है, सही है, सही है, ठीक। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये इसका एक नुकसान ये भी होगा कि अगर आप आईडी जो है वो किसी इस सेम आईडी किसी और इनपुट को दे दोगे तो वो समझेगा कि वो लेबल उसके ऊपर उसके साथ भी है, ठीक है, सही है, सही है, तो आईडी हमेशा डिफरेंट होगी, डिफरेंट, सही है। अच्छा, अब हम इनपुट के कुछ ही और बारे में बात करते हैं। इनपुट में हमारे पास एक और है चीज़, रेडियो बटन। तो हम कहेंगे मेल, ठीक है, और या हम कहेंगे फीमेल, मेल या फीमेल, ठीक है। अब हमने इसकी टाइप रखनी है, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, हमने इसकी टाइप रखनी है रेडियो बटन। तो हम इसकी टाइप कैसे रखेंगे, यहाँ पे होगा रेडियो, यहाँ पे भी हम रेडियो कर देंगे, सही है। ये दोनों में हमने रेडियो कर दिया, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम रिमूव कर दिया। अच्छा इसको सेलेक्ट, इसको ऐसे रिमूव कर दिया, इसको ऐसे रिमूव कर दिया और इसको ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लिक करेंगे तो वो मेल हो जाएगा और वो फीमेल हो जाएगा। लेकिन ये आपने देखा होगा ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये हालांकि ऐसे होना चाहिए कि अगर हम इस पे करें तो ये ख़त्म हो जाए, उस पे करें तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसका हम हल निकालेंगे और इसका हल हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे 4 और उसको दिया हुआ, सही है। चलेंगे स्टार्ट है यहाँ से। अच्छा, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि चाहिए ऐसे कि मेल जब सेलेक्ट करें तो फीमेल ख़त्म हो जाए, फीमेल जब सेलेक्ट करें तो मेल ख़त्म हो जाए। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, हम इनपुट में ही जाएंगे। इनपुट जो ये हमारे मेल और ये हमारा फीमेल है, इनपुट में हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों को नेम सेम देंगे। नेम का एक और एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इसको नेम हम सेम दे देंगे। यहाँ पे हम आएंगे और हम कहेंगे कि इसका जो है नेम वो है जेंडर, और हम इसको भी नेम दे देंगे जेंडर और सेव कर देंगे। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा रेडियो बटन्स। उसके बाद हमारे चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स को हम देख लेते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी और चेक बॉक्स को हम देखते हैं हैव आई कन्फर्म, और यहाँ पे हम कहते हैं ये है चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं, सही है, हम सेव कर देते हैं। अब ये कहेगा कि आई कन्फर्म। जिस तरह आमतौर पे वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको कंफर्म करना है, कंफर्म, वो ये चेक बॉक्स है, ठीक है। आप इसको नॉट कंफर्म करके भी कर सकते हैं कि जिस तरह मेल फीमेल में हुआ था कि मेल सेलेक्ट कर रहे थे, फीमेल डिसेबल हो जाता था, हाँ, वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। नहीं, चेक बॉक्स और रेडियो में फ़र्क यही है कि रेडियो जितने भी होंगे उनमें से एक सेलेक्ट होगा। चेक बॉक्स जितने भी होंगे उनमें से या तो सारे सेलेक्ट हो सकते हैं या कोई नहीं सेलेक्ट हो सकता, या जितने आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। चेक बॉक्स और रेडियो में मेन बड़ा फ़र्क जो है वो कह लो यही है, सही है। ये हमारा चेक बॉक्स हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नीचे सेलेक्ट की तरफ। सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया बटन है और डेटा लिस्ट है। सेलेक्ट की तरफ चलेंगे। सेलेक्ट में ये है। अच्छा, इसी के अंदर हम लगाएंगे डिव लगाते हैं और हम कहते हैं उसको सेलेक्ट टैग, वैसे ही जैसे लगता है सेलेक्ट टैग, और नीचे लगा दिया। अच्छा, अब ये देखा होगा मैंने इतनी चीज़ लिखी है
इतनी चीज़ लिखी है। अच्छा मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा, वो जो हमने टैग लगाया था ब्रेक का, ठीक है, वो मैं वो यूज़ करता हूँ, लाइन जो ब्रेक हो जाए, हाँ लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इसको 3-4 दफ़ा मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो हमारे नीचे आ जाए, हमें थोड़ा सही समझ आ जाए। सही है, सही है। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं कि ये जैसे मैंने ये सेलेक्ट का टैग लगाया तो मुझे ये इस तरह की चीज़ नज़र आ गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ नज़र। अब ये क्या चीज़ है, इसके अंदर हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि BMW, फिर हम इसी को शिफ्ट ऑल्ट करके नीचे करेंगे, हम कहेंगे ऑडी, फिर हम इसी को शिफ्ट करेंगे और इसके नीचे कहेंगे मर्सिडीज़। सही है। अच्छा अब नीचे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑडी मर्सिडीज़, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं सेलेक्ट करने के लिए कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हो, आप गाड़ी बाय करने चाह रहे हो, आप कौन सी गाड़ी बाय करना चाह रहे हो। सही है, तो ये उसकी वो होगी, ऑप्शंस होगी, ये सेलेक्ट का टैग होगा। अच्छा अब हम सेलेक्ट के टैग के बाद में हमारा कौन सा टैग है, टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया का टैग भी सिमिलर ऐसा ही है, हम उसको डिफ के अंदर एक रखेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में कैसे होता है कि एक बड़ा सा एरिया बन जाता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको इस जगह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। सही है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया। और इसके अंदर हमने नेम और आईडी, 2 एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आईडी हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होगा, और नेम जो इस टेक्स्ट एरिया का नाम रखना चाहते हैं हम, वो नेम हो जाएगा। और उसके बाद इसके कॉलम्स और विड्थ एक नई चीज़, कॉलम्स और रोज़ एक नई चीज़ है, वो ये है कि कॉलम्स हमने उसको, कॉलम्स का मतलब है कि इस तरह वो बढ़ेगा और रोज़ का मतलब है कि वो ऐसे बढ़ेगा। सही है। रोज़ अगर हम कम करते हैं, जैसे 5 करते हैं, तो आप देखेंगे उसके नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो कम हो गया, ठीक है। इस तरह कॉलम्स अगर हम कम करते हैं, 20 करते हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा। सही है, ये रोज़ और कॉलम्स का मतलब है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है बटन है। बटन में भी हम इसको इस तरह कर देंगे, डिव लगाते हैं एक, और बटन लिखेंगे, बटन सिंपल बटन का टैग लिखेंगे और इसको कहेंगे हम सबमिट। ये सबमिट का बटन होगा। सही है, सबमिट का बटन है ये। अच्छा अब ये इसके अंदर, क्योंकि हमने ये फॉर्म के अंदर सबमिट का बटन लगाया, तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि आपका ये वाला डेटा इनकम्प्लीट है, वो सारे डेटा को चेक करेगा, ठीक है। और क्योंकि अब उसने सबमिट, तो वो ये समझ रहा है कि अच्छा अब डेटा सबमिट होगा तो अब अगला प्रोसेस शुरू होगा। हम उस अगले प्रोसेस को अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हम अभी तक सिर्फ ये रह रहे हैं कि सबमिट का सिर्फ बटन हम सीख रहे हैं कि बटन कैसे लगता है, ठीक है। तो ये अपने बटन लगाया और ये सबमिट हो गया। इसकी भी टाइप होती हैं, तो और आमतौर पे इसकी टाइप हम सबमिट ही रखते हैं। यहाँ पे मेन्यू, रीसेट और सबमिट है, तो आप इसके आमतौर पे टाइप सबमिट रखोगे। हाँ, अगर आप इसको बटन कर दोगे तो फिर ये नहीं चेक करेगा कि फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। अब देखो, अब नहीं जा रहा ऊपर, अब वो नहीं कह रहा कि ईमेल एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी। लेकिन अगर हम सबमिट रखेंगे टाइप में, तो फिर वो चेक करेगा, क्योंकि फिर वो कहेगा कि आप अब सबमिट करना चाह रहे हो जी, ठीक है। तो ये एक सबमिट का बटन हो गया। अच्छा, अगली चीज़ हम करेंगे वो है इमेज। अगला टैग हमारा इमेज का टैग है। अच्छा, इमेज का टैग, इमेजेस वेबसाइट के अंदर इमेजेस होती हैं, ठीक है। और इमेज का टैग बहुत ज़रूरी, इसी वजह से ज़रूरी है सीखना कि वेबसाइट के अंदर हमेशा, कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो, उसके अंदर इमेज होगी, और वो बहुत आसान है लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने उसी तरह इमेज, वो ये वाला आइकन लगाना है, ये वाला कैरेक्टर है, IMG लिखना है और इसको बंद कर देना। सही है। यहाँ पे आपने वो, क्योंकि हमने इस इमेज के अंदर कुछ नहीं लिखना, तो हम इसको इस तरह क्लोज़ करेंगे, ठीक है, इस टैग को। फिर उसके बाद आपने लिखना है सोर्स। अच्छा, अभी सोर्स नहीं, अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो आप कुछ भी नहीं आएगा। सही है। अभी हम यहाँ पे सोर्स लिखेंगे कि हमने इमेज लगानी कौन सी है, सोर्स लिखेंगे और सेव करेंगे। अभी भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि इमेज मेरी नहीं उसको, तो हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं गूगल से।
जैसे हम कहते हैं कि कोई भी इमेज उठा लेते हैं, बुक आइकन लिखते हैं, इमेजेस देखते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और हम फिर क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। ये डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी हमें, चलो कोई बात नहीं, हम इसको कोई और इमेज देख लेते हैं। हम कोई इमेज अगर पड़ी होती है मेरे सिस्टम में तो हम ऐसा करते हैं, चले हम इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड वाले फोल्डर्स में चली जाएगी। अच्छा, अब ये इसका नाम है, इसको ऐसे देखेंगे, डाउनलोड्स में देखेंगे तो हमारे पास ये इमेज है। हम इस इमेज को नाम रख देंगे, इसको रीनेम कर देते हैं और इसको कहते हैं कि फेसबुक अंडरस्कोर आइकन अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। अब इसको हमने डालना कैसे, अपने उस कोड के अंदर कैसे डालना है, ये हमारा कोड है, इसके अंदर कैसे डालना है। हमने इसको क्या करना है कि जहाँ पे हमारा फोल्डर है, जहाँ पे हमने index.html फाइल सेव की है, वहीं पे हमने इसको रखना है, ठीक है। तो हमने इसको कट कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आमतौर पे लोग गलती कर देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने इसको पर्सनल में हमने सेव किया था, सामान में, यहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल रखी थी, हमने इसको यहाँ पे ही सेव कर देना है, सही है। अब आप जब विजुअल स्टूडियो कोड में जाओगे तो आपको यहाँ पे नज़र भी आएगी वो इमेज, ठीक है, सही इमेज आपको नज़र आ रही है। अब आपने यहाँ पे इसका जो पाथ होगा वो आपने इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और आपने कहना है कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, फेसबुक इमेज, और इसके साथ में .png। अब आप देखो आपको दे भी रहा है कि .png लगानी है, सेव करोगे तो आपके पास वो इमेज आ जाएगी। अब इसको ऐसे सेव करोगे तो आपके पास इमेज आ जाएगी, सही है। लेकिन ये बहुत बड़ी आई है, बहुत बड़ी इमेज आई है। अब इसको छोटा कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और इसको कंट्रोल भी करते हैं। छोटा इसकी विड्थ और हाइट से होगा, ठीक है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं, विड्थ और हाइट के, तो हम इसकी विड्थ रखते हैं 50, तो अब ये छोटी होगी, ठीक है। और इसकी उसी तरह इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही चीज़ सेट कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, सही है। तो इसको अब इसी तरह छोटा या किसी भी तरीके से आप इसको 10 करना चाह रहे हो, 10 भी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी सबसे, सही है। तो ये हमारा इमेज तक का हिसाब किताब था, और ये हमारा समझ लें HTML जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गया। मतलब HTML आपने अब, अगर मैं कहूँ कि हमने फॉर्म और ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो HTML हमने इस वक्त 80-90% कर लिया, सही है। बाकी फिर हम बाकी चीज़ों के साथ आ जाएगी। हाँ, बाकी अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हीं सारी चीज़ें, जितनी हमने चीज़ें अभी तक सीखी हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ वेब बनी हुई है, सही। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होगी, वो जैसे जैसे आप करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे सीखते जाओगे। बिल्कुल ऐसे। मेन चीज़ें जो हैं वो यही हैं, जी, ठीक है। मेन जो मैंने आपको बता दिया, एट्रीब्यूट्स हैं, मेन जो टैग्स हैं वो सारे यही हैं, सही है। फिर हमारा जो अगला स्टेप है वो CSS है, बिल्कुल। ठीक है। आप देखते हो वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे जाओगे, ये अभी हमारी जो वेबसाइट बनी है वो ये बनी है, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट इतनी अच्छी तो नहीं लग रही, जी, सही है। अगर दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो वो बड़ी अच्छी होती है, उनमें स्टाइल होता है, उनमें बहुत कुछ होता है, उनमें कलर्स होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जी, ऐसे। वो सारा काम हम CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है। और वो है हमारा अगला स्टेप। जी। तो आपने इतनी मेहनत की 5 साल, हाँ, और डेवलपमेंट की हाँ, काफ़ी आपने मेहनत की, हाँ। 5 साल। तो आपको कभी ऐसे आपके सोच आई कि आपको कभी मेरे साथ बैठने का और मेरा टीचर बनने का मौका मिलेगा?
नहीं कभी नहीं आई? नहीं कभी भी नहीं आई। चलें कोई नहीं। क्या कहते हैं, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम लोग कैसा सीख रहे हैं और जो सामा है वो कैसे जा रहा है। थैंक यू। ज़रा अच्छे कमेंट्स करेगा, क्योंकि अगर आप मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करेंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। नहीं तो फिर आप रह जाएंगे, क्योंकि मैंने गायब हो जाना है। इसको बड़ी मुश्किलों से हमने बांधा हुआ। अच्छा सही है। और सामा बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी जी, आप आपने इतना time टाइम लगाया। दे रहे हैं और आपको मौका मिला मेरे साथ बैठने का, मुझे सिखाने का। जी जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ।